आदाब नाज़रीन, स्पेशल बुलेटिन के आज के शुमारे में अपने मेज़बान सईद तजम्मुल इस्लाम का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में अभी तक की खास खबरें क्या कुछ रही, मुफस्सिल जायज़ा आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन देखना न भूलिएगा, जम्मू कश्मीर में खेल कूद के हवाले से आज इतवार के सबब खेल कूद की सरगर्मियाँ अरूज पर थी, कहीं पर क्रिकेट, कहीं पर फुटबॉल। मुफस्सिल जायज़ा आप तक पहुँचाएंगे कि कश्मीर में अब पहली बार जो क्रिकेट एकेडमी है वो बनने जा रही है। कहां पर है उसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार करें। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, इतवार के रोज आज सुबह साजगरी मोहल्ला हवल डाउनटाउन श्रीनगर में गोलियों की आवाजें सुनाई दी। आज अलर सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस सीआरपीएफ की नाका पार्टी पर बंदूक बरदारों ने गोलियां चलाई, जिसमें एक पुलिस एहलकार और एक आम शहरी जख्मी हुआ। बताया जाता है कि जख्मी शहरी और पुलिस एहलकार को फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकारों ने अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो खतरे से बाहर बताए जाते हैं। श्रीनगर के पांता चौक, बटमालू, सफा कदल, रहनावारी और आसपास के इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस ने खुसूसी नाके लगवाए और तलाशी कार्रवाइयों में भी तेजी लाई गई है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बल्कि 2020 में इस आखिरी महीने में भी श्रीनगर में भी बंदूक बरदारों या मिलिटेंटों ने अपनी मौजूदगी का भरपूर मुजाहरा किया। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस सीआरपीएफ एसओजी ने साजगरी मोहल्ला आसपास के इलाके में कॉर्डन ऑफ करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दी और हमलावरों की तलाश तेज कर दी। आपको याद दिलाऊंगा कि जम्मू कश्मीर में इससे कबल श्रीनगर और मुतअद्दिद इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से कई इलाकों को मिलिटेंसी फ्री जोन करार दिया गया, लेकिन बाद में 2020 में हमलों का सिलसिला तकरीबन 1 दर्जन से जायद बार श्रीनगर में मिलिटेंटों ने हमले किए, जिसमें जवाबी कार्रवाई में अगरचे मिलिटेंटों को काफ़ी नुकसान पहुंचा, तहम सिक्योरिटी फोर्सेस को भी कई एक जगहों पर नुकसान से दोचार होना पड़ा। साजगरी मोहल्ला और आसपास के इलाकों में अगरचे हमलावरों की तलाश जारी है, लेकिन आखिरी खबरें आने तक अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस ने किसी भी बड़ी कामयाबी का ऐलान नहीं किया। नाज़रीन, बात करते हैं डीडीसी चुनावों की। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव यानी जिला तरक्याती काउंसिल के चुनावों के लिए मुतअद्दिद इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस जम्मू कश्मीर पुलिस ने अगरचे कोशिश करी माकूल और मुनासिब सिक्योरिटी इंतजाम फराहम करने की, ताहम शिवसेना बाल साहब ठाकरे ग्रुप के एक लीडर ने आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि इनकी तंजीम के जो लीडरान या जो इंतखाबी मुहिम में उम्मीदवार थे, उन्हें माकूल और मुनासिब सिक्योरिटी फराहम न होने की वजह से उन्हें इंतखाबात से दूर रहना पड़ा। यहाँ तक कि बाला साहब ठाकरे की तंजीम के एक मेंबर ने श्रीनगर के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्ज़ाम आयद किया, ना ही एकोमोडेशन मिली, एकोमोडेशन तो अपनी जगह, ना ही PSOs मिले, ना ही सिक्योरिटी के बंदोबस्त थे। इन हालात में इंतखाबात में कैसे हिस्सा लिया जा सकता? ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि जब जम्मू कश्मीर में रीजनल पार्टीज के बाद कौमी पार्टियों के मेंबरान भी इंतखाबी अखाड़े में थे, लेकिन अब की बार इलेक्शन कमीशन, जम्मू कश्मीर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पर सवालिया अंदाज में कई लीडरान ने यह कहा कि उन्हें गैर मामूली तौर पर संजीदगी का मुजाहरा अभी तक देखने को नहीं मिला। क्या कुछ कहा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप तक पहुंचाते हैं, उसके बाद चलते हैं और लीडरान की तरफ उनके बयानात किस तरह से रहे। शिवसेना बाला साहब ठाकरे कश्मीर इकाई की जानिब से आज सूबाई सदर अब्दुल खालिक भट्ट साहब की सदारत में प्रेस क्लब श्रीनगर में एक अजीम शान इजलास का मुनक़द किया गया है, जिसमें आज अब्दुल खालिक भट्ट साहब ने एक तरफ मोहतरमा कौसर रशीद को श्रीनगर महिला विंग का डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मुकर्रर किया है, दूसरी तरफ यहाँ की इलाकाई पार्टियों से वाबस्ता बहुत सी तादाद में नौमवर वर्करों ने शिवसेना में शमूलियत कर ली। शिवसेना में शमूलियत करने पर उन वर्करों में ज़बरदस्त जोश खरोश पाया जा रहा है। शिवसेना पिछले 2 साल से मोदी सरकार से, यहाँ की एलजी इंतज़ामिया से अपने चंद वर्करों के लिए सिक्योरिटी मांग रही है, अपने चंद वर्करों के लिए अकोमोडेशन मांग रही है, दफ्तर मांग रही है, सूबाई सदर के लिए गाड़ी मांग रही है। लेकिन अफसोस की बात है, अलमनाक बात है, दुख की बात है कि आज तक हमारी एक भी मांग पूरी नहीं की गई है। इस बात से साफ जाहिर होता है कि बीजेपी सरकार
زبردستی کشمیریوں پر اپنی بالادستی تھوپنا چاہتی ہے، لیکن شیو سینا ان کو ہرگز ایسا نہیں کرنے دے گی. اور یہاں کے ووٹر جنہوں نے ان الیکشن میں ووٹ ڈالا ہے، ان کے ووٹ 22 دسمبر کے دن بی جے پی کو مہتر جواب دے گی. اور میں یہ بھی ہمارا یہ بھی ماننا ہے، اور ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کا یہ بھی ماننا ہے کہ بی جے پی سرکار کو جموں کشمیر کے وہی لوگ پسند ہیں جو ان کے کندھے سے کندھا ملا کر چلے، جو دن کو رات اور رات کو دن کہے، جو چاند کو سورج اور سورج کو چاند کہے، جو زمین کو آسمان اور آسمان کو زمین کہے، جو دھوپ کو چھاؤں اور چھاؤں کو دھوپ کہے. یہی وجہ ہے کہ شیو سینا نے وقت رہتے ان الیکشن کا بائیکاٹ کیا اور اپنے آپ کو ان الیکشن سے دور رکھنے کا فیصلہ کیا. اور کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور اپنی کشمیری عوام کو یہ یقین دہانی کرنا چاہتا ہوں اور بھروسہ دلاتا ہوں کہ شیو سینا کشمیر عوام کے ساتھ ہونے والے ہر ظلم کے خلاف ہمیشہ اپنی آواز بلند کرے گی. اور اس کے لیے اگر شیو سینا کے تمام عہدیداروں کو اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے گا تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ کشمیری عوام کی ہمت کو، کشمیری عوام کے ارادوں کو اور کشمیری عوام کے حوصلوں کو اور مضبوطی دے گا. ناظرین، ڈی ڈی سی چناؤں کی بات چل رہی ہے تو اگلی خبر شمالی کشمیر کے علاقہ بارامولہ، کریری، واگورہ، پٹن اور متعدد علاقوں سے. یہاں پر انتخابی اکھاڑے میں اب کی بار سابق منسٹر، سابق ممبران اسمبلی بھی موجود ہیں. اگرچہ شعیب لون جو کہ سابق ممبر اسمبلی رہے ہیں، ان کے والد ریاست جموں کشمیر کے وزیر رہ چکے ہیں اور اس کے بعد ایک حملے میں مارے بھی گئے تھے. شعیب نبی لون کے ساتھ ساتھ یہاں پر اس اکھاڑے میں مظفر بیگ کی اہلیہ سفینہ بیگ بھی انتخابی اکھاڑے میں ہے. تاہم اب کی بار سفینہ بیگ نے نان پی ڈی پی ٹکٹ پہ الیکشن لڑا اور پی ڈی پی یعنی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو الوداع کہنے کے بعد اس سیاسی خاتون نے اب کی بار آزاد امیدوار کی طرح اپنے پرچے داخل کیے اور لوگوں کا شکریہ ادا کیا کہ جس تعداد میں، جس خوف میں، جس ڈر میں، جس ماحول میں 35 سے 370 کو ختم کرنے کے بعد لوگوں نے جس طرح سے اپنے اپنے چناوی امیدواروں کے حق میں مہم چلائی، حصہ لیا، انہوں نے عوام کا شکریہ ادا کیا. کہا نتائج کے بعد جموں کشمیر کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بات چیت کریں گے. تاہم انہوں نے کہا، الزام بھی عائد کیے کہ کافی سارا پیسہ اس علاقے میں خرچ کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں انتخابی اکھاڑے میں بہتر امیدوار کو چننا آپ کا فرض ہے اور جو لوگ پیسہ وغیرہ خرچ کرتے ہیں انہیں جموں کشمیر کی سیاست سے وہ نابلد ہیں. وہ جموں کشمیر کے ڈی ڈی سی چناؤ میں کامیابی حاصل کر کے طاقت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. سفینہ بیگ نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے مزید کہا، بارامولہ ہائی ڈسٹرکٹ بارامولہ سے ہوں لیکن کانسٹیٹنسی سنگراما آئی تھی میری. تو مجھے لگتا ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو پاورز ہیں ڈی ڈی سیز کے پاس اب انہوں نے رکھے ہیں جو پنچایتی ایکٹ میں 73 امینڈمنٹ کے بعد، اس سے بہت جو ہے ڈیولپمنٹ جو ہو سکتا ہے گراؤنڈ لیول پہ. اللہ کو منظور ہوا تو جتنا میں نے تھوڑا بہت کام کیا ہے، جو مجھے کم عرصہ ملا سنگراما کانسٹیٹنسی میں کام کرنے کے لیے، تو میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ کام کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کام آپ کا ضائع ہو. اگر اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی تو آپ دیکھیں گے زمینی سطح پہ تبدیلی ہوگی انشاءاللہ. تمام لوگوں کا، جتنے بزرگ جنہوں نے مجھے پیار دیا، ان تمام نوجوان بچوں کا، ان تمام ماؤں کا اور بہنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ اتنا مشکل ٹائم بھی کم تھا اور کمپین بھی اتنا ہیکٹک تھا اور اس کے بعد اتنی ساری کانسپریسیز تھے، اس کے باوجود وہ میرے ساتھ چلے. ان سب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ رزلٹ کچھ بھی ہو، جو بھی ہو، لیکن میرے گھر کے دروازے ہمیشہ ان کے لیے کھلے رہیں. گفتگار الائنس کے ساتھ ساتھ جو باقی جو پارٹیز ہیں جو ایک ہی ٹیبل پہ آئے، کس نظر سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو ہیں یہ پولیٹیکل باتیں جو ہیں یہ میں انشاءاللہ اس پہ ایک ڈیٹیلڈ بات کروں گی، لیکن مجھے لگتا ہے رزلٹ کی بات کروں گی. ناظرین، سفینہ بیگ کے اس بیان کے بعد کہ جموں کشمیر میں گپکار الائنس کے جو امیدوار تھے میدان میں ہیں اور کل بھی محبوبہ مفتی نے
जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा वहीदुर्रहमान पर्रा के नायर टहाब जाकर न सिर्फ उनके अफराद खाना के साथ हमदर्दी का इजहार किया बल्कि कहा कि मजमूई तौर पर जम्मू कश्मीर में PhD के उम्मीदवारों को भी कामयाबी से हमकिनार कराना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। महबूबा मुफ्ती ने अपील की थी कि वहीदुर्रहमान पर्रा के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करने आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में ये बात साबित करे कि जो मेन स्ट्रीम लीडरान हैं वो किस तरह से शरपसंद अनासर के साथ मिल सकते हैं। अब आपको राजौरी लिए चलते हैं और नासिर ने और हमारे नुमाइंदे ने जो मजमूई तौर पर जमशेद ने इस सूरत हाल को कवर किया, चौथे मरहले के लिए क्या इंतखाबी तैयारियां हैं, पोलिंग सेंटर्स में क्या अमला पहुंच गया है, लोगों के मिजाज में किस तरह कमी है। आपको याद होगा कि निसफ दर्जन के करीब साबिक मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स और बड़ी अहम शख्सियात चुनावी दंगल में हैं, लेकिन चुनाव पार्लियामेंट का, असेंबली का नहीं बल्कि चुनाव ज़िला तरक्याती काउंसिल का है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है जो अभी नंगाली ब्लॉक और साथरा ब्लॉक का जो है इलेक्शन होने जा रहा है, जो कल है 7 दिसंबर को। यहाँ पर DD कॉलेज पुंछ में यहाँ पर सामान दिया जा रहा है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को, पोलिंग पार्टीज़ जो है उनको दिया जा रहा है, वो नंगाली ब्लॉक का है। लेकिन मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज, हर तरह से, हर एतबार से बेस्ट जो है परफॉर्म कर रहे हैं, जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हुए हैं जितने मुलाजिम, और हर एक को बड़े अच्छे तरीके से सामान यहाँ पर दिया जा रहा है। और बड़ी खुशी की बात जो मुलाजमीन के लिए वो ये है कि इस बार हर एक पोलिंग स्टेशन के लिए अलग से गाड़ी है, मतलब किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। और मैं समझता हूँ ये एक खुशाइन बात है, और मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन वाक़या इसमें मुबारक की मुस्तहिक है। ख़ासकर ये जो एम्प्लॉइज़ हैं रूरल डेवलपमेंट के, जो लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हैं, बहुत अच्छा इंतज़ाम है सर, हर तरह से, इन ऑल रिस्पेक्ट। DDC इंतखाबात का चौथा मरहला दिलचस्प होने के साथ साथ इंतजामिया के लिए भी बड़ा चैलेंज रहेगा। कल होने वाली पोलिंग में जहां कई बड़े सियासी चेहरों की किस्मत का फैसला राय हिंदगान करेंगे, वहीं कल होने वाली पोलिंग में लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नज़दीक के कई इलाकों में हो रही है पोलिंग, जहां कल इंतजामिया के लिए बड़ा चैलेंज ज़रूर रहेगा, जिसमें पुंछ के नंगाली ब्लॉक के कई इलाका जात ऐसे हैं जहाँ पिछले कई अरसा से पाकिस्तान की तरफ से लगातार नाजंग माहदे की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, जिसमें कस्बा किरनी शाहपुर सेक्टर हैं जो यहाँ कल पोलिंग होने जा रही है। और उसको देखते हुए इंतज़ामिया की तरफ से पहले ही एहतियातन कई बड़े कदम उठाए गए हैं, और इंतज़ामिया की तरफ से ये बात भी कही गई है कि अगर कल पोलिंग के दौरान शेलिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है तो इंतखाबात मौखर करने पड़ेंगे। वहीं राजौरी के मंजाकोट इलाके में भी कल पोलिंग होने जा रही है, जो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक का इलाका है, और इंतज़ामिया के लिए यहाँ भी बड़ा चैलेंज रहेगा। हालांकि अगर हम ये कहें कि कल की होने वाली पोलिंग में कई बड़े सियासी चेहरों की तकदीर का फैसला जहाँ राय हिंदगान करेंगे, वहीं कल की पोलिंग इंतजामिया के लिए भी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये ऐसे इलाके हैं जो पिछले कई दिनों से पाकिस्तान की नाजंग माहदे की खिलाफ वर्जियों के सिलसिले इनमें देखे जा रहे हैं, और ऐसे इलाकों में कल पोलिंग होने जा रही है। हालांकि इंतखाबात को लेकर लोगों में काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है, मगर कल जहां शाहपुर किरनी कस्बा सेक्टर में पोलिंग होने जा रही है, इसको देखते हुए इंतजामिया की तरफ से एहतियातन बड़े फैसले ज़रूर लिए गए, और इंतजामिया की तरफ से ये बात भी ज़रूर कही गई है कि अगर कल पोलिंग के दौरान पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग का सिलसिला शुरू होता है तो इंतखाबात मौखर करने पड़ेंगे। जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़। नाज़रीन, खबरें और भी हैं, लेकिन घर घर की आवाज़ का इफ्तिखार गुलिस्तान न्यूज़ चैनल को हासिल होने का मतलब कि अब हम अवामी मामलात पर बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में बिजली की सूरत हाल जो है वो गैर यकीनी तौर पर आवाम के लिए दर्द सिर बन चुकी है। इसमें कोई कबाहत नहीं है कि जम्मू कश्मीर में मजमूई तौर पर हम जब रिसीविंग स्टेशनों की बात करते हैं, ग्रिड स्टेशन की बात करते हैं, तो 70 बरस से अभी तक इन्हें अपग्रेड नहीं किया गया। अपग्रेड न करने का मतलब हुआ कि हमारे पास जो मजमूई सलाहियत और जो ज़रूरत है उसको कैसे पूरा किया जा सकता है। इस मुद्दे पे वापस आएंगे, फ़िलहाल आपको लिए चलते हैं। ये इलाका है काजीगुंड चक बड़वनी का इलाका, जहाँ पर मकामी लोगों ने कहा कि लिंक रोड से लोडेड गाड़ियाँ जब चलेंगी तो मजमूई तौर पर इलाके में जीना दोबर हो जाता है। जब आप इन छोटे छोटे रास्तों से लोडेड गाड़ियां लेकर आते हैं तो न सिर्फ इससे ख़तरात भी बढ़ जाते हैं, रोड की हालत पहले से ही ख़राब है। मकामी लोगों ने फौरी तौर पर मुदाखलत की अपील करते हुए चक्की बड़वनी काजीगुंड के मकामी लोगों ने ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की कि लिंक रोड्स पर इन बड़ी गाड़ियों की चलने से अवाम मुश्किलात से दो चार हैं। ट्रक सासा पकन मतलब सन्नी रोड से वनाव लगो ये कंड वंड ब्रोट तो रुकयो ट्रक कुराव 2-3 लट रुकाय ट्रक पे गो जुर्मान गई पुलिस ट्रक वाल पान दोप हे यप पकन टैक्स दिवान मगर सोन रोड कोर तबाह बन पकन यप लिंक रोड यप
یہ ہاوے یپر کی مگر ونکس یہ ہاوے کھت اپور دباؤ تیوت یہ ٹرک پکان یپر بس ون گورنمنٹ سنان ٹوٹل کہین یہ غریب عوام یہ بڑوئی چیک یہ سننے کھانا چیکے بڑوئی یہ ہسا بجہ گاڑی یپر روڈس پکان یہ بنان پکن ٹوٹلی کہین یہ گھس ایکسیڈنٹ کن سات اچھا بنان یپر پکن ٹوٹلی تباہ گومت سورے روڈ یہ گورنمنٹ سنان ٹوٹلی کہین گئی واریاہن جائن گئی مگر مانان کہین ٹرک وول ٹوٹلی ہیون وہ لڑائی. ناظرین، جموں کشمیر میں تعلیم کے میدان میں نمایاں رول ادا کرنے کے بعد بین الاقوامی سطح پر ابھی بھی کشمیر کے طلباء، جموں کے طلباء، لداخ کے طلباء، تینوں صوبوں کے طلباء کا ایک سکہ برابر قائم و دائم ہے. تازہ تصویریں آپ کو محمد پورہ جنوبی کشمیر کے کلگام علاقے کی ہے، جہاں پر 8ویں جماعت کی ایک طالبہ نے پورے کشمیر پروونس یا صوبے میں ٹاپ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ خواتین کو تعلیم حاصل کرنا اور اس تعلیم سے آگے جس گھرانے میں وہ جائیں گے وہاں تعلیم کے نور سے آراستہ ان لوگوں کو کرانا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. 8ویں جماعت کی اس طالبہ نے گلستان ٹیلی ویژن چینل کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ مشکلات بھرے ماحول میں بھی پڑھائی ہم نے جاری رکھی اور پہلی پوزیشن حاصل کر کے یہ پیغام دیا کہ لڑکیاں کسی بھی میدان میں اب پیچھے نہیں ہے. آپ کو یاد دینا چاہوں گا 10ویں 12ویں اور پروفیشنل کورسز کے لیے اب کی بار لڑکے اور لڑکیوں نے جس طرح سے میدان مارا، یہ بات اس اور اشارہ کرتی ہے کہ جموں کشمیر میں بھلے ہی آپ انٹرنیٹ سپیڈ ہائی نہ دے پائے لیکن پھر بھی مجموعی طور پر طلباء نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا. جب میں نے سنا کہ میں نے فرسٹ پوزیشن لی ہے کشمیر ڈویژن میں تو میں سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ محنت کرنی چاہیے. میں نے بھی بہت محنت کی ہے، اس کے لیے محنت لگتی ہے اور بہت محنت کی ہے. میرے استادوں نے بھی مجھ پر بہت محنت کی ہے، تو میں یہ کریڈٹ اپنے استادوں کو دینا چاہتی ہوں جنہوں نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں اس کامیابی سے ہمکنار ہو سکوں. بود گھر سورے عیال خوش کہ خوشی سپدے کہ ام کر کامیابی حاصل کہ آئندہ تہ کر انشاء اللہ کوشش سکولک ناو بلند کرنے خاطر خصوصی سکولک حنفی ماڈل سکول پڑھن موہن پورہ. میسیج یہ کرن کہ بچن پہ ہر کھانا بچس کوشش کریں کہ مستقبل بناؤن. ناظرین، اب اسپیشل رپورٹ میں اسپیشل بات کرتے ہیں. محکمہ بجلی کی ہم نے شروعات کری تھی کہ محکمہ بجلی نے اب کی بار دعویٰ کیا اور اپنی بے بسی کا مظاہرہ کیا. کہا کہ گزشتہ 70 برسوں کے دوران یہاں کے گرڈ سٹیشنز اور یہاں کے ریسیونگ سٹیشنز کو اپ گریڈ نہیں کر پایا. جب یہ اپ گریڈ نہیں ہوئے تو اب آبادیاں بڑھ گئی، کالونیاں بڑھ گئی اور ریزیڈنشل کمرشل کمپلیکسز بڑھ گئے، تو آپ کی بجلی کی صلاحیتیں جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. اب یہ بات سرکار کے کورٹ میں ہے کہ وہ کس طرح سے جموں کشمیر میں ان گرڈ سٹیشنز کی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے اپ گریڈ کرے گا، بہتر کرے گا، اس کے بعد ہی بجلی فراہم کی جا سکتی ہے. یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ جموں کشمیر میں سردیوں کے اس موسم میں بجلی نہ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ مشکلات بھرے ماحول میں آپ سردیوں کے مہینے گزاریں گے. ایسا ماحول شفٹ ہوتا ہے جب دربار منہ جموں منتقل ہوتا ہے، جب دربار منہ جموں سے سری نگر منتقل ہوتا ہے تب جموں میں جھلستی گرمیوں میں بجلی کم ہو جاتی ہے، اور جب کڑاکے کی سردی کشمیر میں پڑتی ہے، لداخ میں اور اوپری علاقوں میں پڑتی ہے یا سری نگر میں پڑتی ہے، اس کے بعد بجلی کا نام و نشان نہیں ہوتا ہے. آنے والے دنوں میں جموں کشمیر سرکار جو ہے، اس وقت ہمارے پاس بجلی جو پیدا کرنے کی صلاحیت ہے وہ 10% یعنی 10% ہمارے پاس صلاحیتیں ہیں جس سے ہم بجلی پیداوار کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ اس کو عوام تک پہنچا سکتے ہیں. لیکن سرکاروں میں عموماً یہ ہوتا تھا کہ گیس ٹربائن سے بجلی حاصل کی جا سکتی تھی اور تب جا کے 24 گھنٹے کی بجلی کا خواب کسی نہ کسی طرح سے شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے. ابھی محکمہ بجلی نے اپنا کٹلمنٹ شیڈول تو جاری کیا لیکن اس شیڈول کے عین مطابق کام نہیں ہوتے ہیں. کبھی بجلی آتی ہے، کبھی چلی جاتی ہے، اور بجلی کے آنے جانے کا شیڈول جو ہے وہ لوکل ریسیونگ اسٹیشن کے ہاتھ میں ہے. وہ جب چاہیں تو بٹن دبا سکتے ہیں، جب چاہیں بند کر سکتے ہیں. مقامی لوگوں نے سخت برہمی اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے لیفٹننٹ گورنر ایڈمنسٹریشن سے فوری مداخلت کی اپیل کی ہے تاکہ سردیوں کے ایام میں بزرگ، بچے، خواتین جب گھروں میں بیٹھیں، جب سردیاں بہت زیادہ ہے، کووڈ-19 پینڈیمک کے بیچوں بیچ میں جب آکسیجن کٹ چل رہا ہو، جب آپ کے پاس یہ ساری مشکلات ہوں، اس بیچ میں بجلی فراہم کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. بھلے ہی آپ اوپری چیزیں یا زیادہ چیزیں نہیں فراہم کر پائیں لیکن کم از کم بجلی کا خاص خیال رکھا جائے. ناظرین، اسپیشل رپورٹ میں اب ہم بات کرتے ہیں جموں کشمیر میں کھیل کود کی.
नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में अब्दुल समद ने अब की बार इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा बनने के बाद क्रिकेट में और जोश व खरोश पैदा किया। प्राइवेट लेवल पर क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, रग्बी और बाकी लेवल के क्रिकेट टूर्नामेंट, या अभी हमने राजबाग में देखा कि लॉन टेनिस के भी कुछ मैचेस सिंगल्स कराए गए, डबल्स कराए गए। लेकिन आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त ताज़ा तरीन तस्वीरें दिखाने के लिए दून इंटरनेशनल स्कूल श्रीनगर, जहाँ पर गुज़श्ता दिनों डाउनटाउन और बागात की टीमों के माबैन एक फ़ाइनल मुकाबला फुटबॉल का हुआ। इस मौके पर मेहमान खुसूसी कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जनाब डॉक्टर साहब मौजूद थे और डॉक्टर साहब ने साफ तौर पर कह दिया कि जम्मू कश्मीर में अब की बार जब आप इन खेलों की बात करते हैं, खेल कूद की बात करते हैं, तो वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है कि फ़ुटबॉल के टूर्नामेंट का इनेकाद कराना लाजमी बन चुका है। लेकिन अब आपको डॉक्टर निसार हसन रजिस्ट्रार कश्मीर यूनिवर्सिटी ने इस मौके पर अपनी मुख्तसर बात करते हुए कहा कि खेल कूद इंतहाई लाजमी है तालीमी माहौल के साथ साथ। लेकिन इस फुटबॉल टूर्नामेंट के साइड लाइन में एक अहम खबर डेवलप हुई है कि अब इसी DIS के ग्राउंड पे श्रीनगर के HMT इलाके में अब क्रिकेट एकेडमी का इनेकाद किया जाता है। और क्रिकेट एकेडमी बनाने के लिए अब महेंद्र सिंह धोनी, भारत के साबिक कप्तान, उनकी मदद जो है वो बराह रास्त इसमें होगी और प्रोफेशनल कोच आ जाएंगे और ऐन मुमकिन है कि अगले अप्रैल में 2021 में यहाँ से दून इंटरनेशनल स्कूल श्रीनगर में क्रिकेट एकेडमी के लिए कोचिंग क्लासेस जो है लगना शुरू हो जाएंगे। आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में अब की बार फुटबॉल का सीज़न मुतासिर हुआ। जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन की माने कि UT सरकार में अब जम्मू कश्मीर में बैक वक्त जम्मू और श्रीनगर के मुख्तलिफ मैदानों पर लीग स्टेज शुरू होगा। और अब की बार क्या बड़ी टीमें बाहर से आएंगी और आई लीग के मुकाबले के यहाँ पर मुनक़िद हो पाएंगे, इस बारे में भी मुकर्रिर ने कहा कि अब की बार फुटबॉल का सीजन बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव बीन माई सेल्फ ए स्पोर्ट्समैन, तो हमेशा खेल के लिए जितना भी कर पाया इन द स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम, चाहिए 2014 में स्कूल का स्टार्टिंग हो गया, हाँ जी, तो तब से हमने इवन रोलर स्केटिंग में, हमारे आइस स्केटिंग में, इवन हमारे बच्चों ने तो इंटरनेशनल लेवल तक भी बहुत सारे मेडल्स लिए। मकाओ में एक 2017 में एक इवेंट हुआ था, वहाँ भी हमारे बच्चों ने, इवन एक बच्चे ने गोल्ड ले लिया और एक ने सिल्वर ले लिया। जहाँ तक फुटबॉल का ताल्लुक था, कोविड में आपको पता था, बिल्कुल बैठे ही थे, तो ऐसे ही हमारे स्पोर्ट्स जो हमारा डिपार्टमेंट है उन्होंने दे केम विद द प्रपोजल, जी हम विल स्टार्ट विद दिस football tournament here, Doon ka. So it was the first Doon international football tournament held before I think 1 month. 20 टीमें इनमें थी तजमुल साहब, बहुत थ्रिलिंग मैच रहे। इवन फुटबॉल में मुझे ज़्यादा नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं खेला हूँ, आई एम ऑल्सो ए नेशनल प्लेयर इन, बट फुटबॉल में कम ही खेला हूँ, बट इट वॉज सो वंडरफुल कि मैं क्या बताऊं, इतना इंटरेस्ट, इतना थ्रिलिंग। हमारे बच्चे तो माशाल्लाह दे आर वंडरफुल, और उन्हें तो जो मैंने देखा यहाँ टैलेंट, तो वो तो गजब का टैलेंट है। गवर्नमेंट तो हमेशा बोलती थी विल स्टार्ट धोनी एकेडमी, तो क्रिकेट एकेडमी सॉरी, तो आज तक किसी ने, गवर्नमेंट ने ये अभी तक कोई, अनफॉर्चुनेटली हमारे श्रीनगर में वी डोंट हैव ए सिंगल दिस एकेडमी। So it is the Doon International School was the first to introduce Doon this Dhoni Academy. Recently हमने उनके साथ टाई अप किया और अप्रैल से इंशाल्लाह यहाँ बाकायदा कोचिंग होगी। कोचेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर यही है जो हम देख रहे हैं। जी यहाँ पर बिल्कुल। थोड़ा सा इसको एलाबरेट कीजिएगा कि ये एग्रीमेंट वगैरह जो दून को धोनी एकेडमी मिली, क्या धोनी एकेडमी में एलाबरेट कीजिएगा कि किस तरह के अब प्रोग्राम चलेंगे। तजमुल साहब देखिए, धोनी एकेडमी में हमने इनिशियली हमें पिचेस डेवलप करने हैं, विंटर की वजह से हम रुक गए। इन द मंथ ऑफ मार्च इंशाल्लाह इट विल बी स्टार्टिंग और अप्रैल एंड तक उसमें टर्फ बनानी पड़ेगी क्या? यस टर्फ बनानी पड़ेगी। और जो भी हमने सॉइल टेस्टिंग के लिए यहाँ दे दिया है, दे हैव नॉट रिकमेंडेड एनी सॉइल फ्रॉम दिस प्लेस। कोई भी दिल्ली से ही जनाब सॉइल आएगी यहाँ के लिए। चार्जेस अपने फिक्स किए फॉर मंथली बेसिस। कोचेस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो सीनियर कोच आएगा ही विल बी फ्रॉम धोनी एकेडमी ओनली। और जो यहाँ टैलेंट उठेगा, यहाँ बच्चे जो सीख पाएंगे, और उनके साथ बाकायदा हमने MOU साइन किया है कि जो हमारे यहाँ से बच्चे बहुत टैलेंट दिखाएंगे तो उनको हम फर्दर ट्रेनिंग के लिए चेन्नई, जो इनका सबसे बड़ा वहाँ महेंद्र सिंह धोनी का है, वहाँ से, और फ्रॉम वहाँ से IPL के लिए जा सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल के लिए जा सकते। पहले वो प्लेटफॉर्म नहीं था। देखो जी, अनलेस एंड अनटिल जब तक हम एक इदारा ना बनाए, एक टर्फ बने, एक प्रॉपर कोचिंग हो जाए,
नुक्कड़ गलियों में तो हमारे क्रिकेटर्स हैं बेचारे, बट उनके पास इतना ज़बरदस्त तजम्मुल साहब, सच में बोलता हूँ, इतना ज़बरदस्त टैलेंट है, बट उनको अब निखारना, उस टैलेंट को निखारना, हमने ये बेड़ा ले रखा है। अब इंशाल्लाह यहाँ से अच्छे अच्छे क्रिकेटर यहाँ से इंशाल्लाह अपने इधर से निकलेंगे। यस, देखिए, जैसे आपको मालूम है कि एजुकेशन सेक्टर जो है आजकल का, उसमें स्टडी के साथ एक्टिविटीज़ का बहुत बड़ा रोल है बच्चों के लिए। और फुटबॉल के बारे में तो पता है कि ये हमारे कश्मीर का ये गेम है और हमारे बच्चे इसमें बहुत दिलचस्पी लेते हैं। और शौकत जो है डून इंटरनेशनल के चेयरमैन, ये हमारे मेंबर भी हैं हमारे एसोसिएशन के। तो हमारे एक प्रोग्राम बना था कि कुछ स्कूल, क्योंकि कोविड है और बच्चे सहम गए हैं घरों में, बाहर नहीं निकल पाते और घरों में बंद हो गए हैं, तो इनको थोड़ा सा रिलीफ किया जाए, बाहर निकाला जाए। उसकी ये कड़ी ये भी है, बाकी स्कूलों में भी हुई, हमारे स्कूल में भी एक टूर्नामेंट हुआ। तो मुबारकबाद देते हैं हम शौकत साहब को, डून इंटरनेशनल को, कि इन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। 20 टीमों ने हिस्सा लिया और आप देख रहे हैं कि आज फाइनल है और कितने बच्चों का हमारा जोश खरोश है। तो इससे ये होगा सर कि हमारा जो डर खौफ है बच्चों को, वो थोड़ा कम हो जाएगा डून के बारे ये अपने जो निकल रहा है। तो आने वाले हालात में हम तो यही खुदा से मांगते हैं कि ख़त्म हो। और आप देखेंगे कि जो अगले साल अगर ठीक रहा तो कश्मीर में जितने भी स्कूल हमारे एसोसिएशन के हैं जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ा प्रोग्राम हमारा कि डिफरेंट एक्टिविटीज़, अगर डून इंटरनेशनल एक एक्टिविटीज़ को ज़िम्मे लेगा, हमारे दूसरे स्कूल दूसरे को लेंगे, तो उससे ये होगा कि एक स्कूल के बच्चे दूसरे स्कूलों से मिलेंगे और दूसरी टीमें मिलेंगी और बच्चे एंजॉय करेंगे। वो हमारा एक एम है इस चीज़ को करने के लिए। कि कश्मीर के जो बच्चे हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में बहुत टैलेंट है इनके पास, चाहे वो एजुकेशन है चाहे वो स्पोर्ट्स है। लेकिन बदकिस्मती हमारी सिर्फ एक है कि हमारे पास ट्रेनिंग नहीं है। चाहे एजुकेशन में, उसमें भी हमारे पास ट्रेनिंग्स, टीचर नहीं ट्रेन मिलते हैं, या हमारी एक्टिविटीज़ हैं। अभी आपने देखा कि हमारे कुछ बच्चे IPL में चले गए, वो सिर्फ अपने बलबूते पे छोटे से टूर्नामेंट्स। लेकिन अगर बच्चों को प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, और जैसे शौकत साहब ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है कि इतनी बड़ी एकेडमी को यहाँ ला रहे हैं, तो ये मुझे लगता है यहाँ कश्मीर के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और उनको मौका मिलेगा यहाँ सीख के। और फिर आप देखेंगे कि बहुत जल्द हमारे बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पहुँच जाएंगे। तो नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में अपने मेज़बान सईद तजम्मुल का सफ़र आपके साथ यहीं पर ख़त्म हुआ। लेकिन आप चूँकि आप गुलिस्तान टेलीविज़न चैनल के रेगुलर ऑडियंस हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और उसके बाद ट्विटर और यूट्यूब पे भी आप इस वक्त बरह रास्त हमारी नशरियात 24 घंटे देख पाते हैं। तो आज का फासला और आपका फासला आज से 10 साल का ख़त्म हो गया, क्योंकि आज आप बरह रास्त हमारे साथ जुड़े हैं और कमेंट्स में जाएं, आप अपनी बात रख सकते हैं, जिसका गालिबन मतलब हुआ आपका और हमारा रिश्ता जो है वो अब डिजिटल मीडिया में मज़ीद नज़दीक आ गया। पहले ख़बर पढ़ी जाती थी, एंकर ने खबर पढ़ी और उसके बाद अगर टेलीफोन कॉल वगैरह उस वक्त मौजूद रहती तो बातचीत हो पाती, लेकिन आज आप डायरेक्ट हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपकी आरा का हमें रहेगा इंतज़ार। गुलिस्तान टेलीविज़न चैनल पर देश और दुनिया की खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हमें दीजिए इजाज़त, आपको और हमारा अल्लाह निगहबान।